लेकिन जैसे ही ये बयान आया वैसे ही लालू यादव ने ट्वीट करके कह दिया था किसी के बाप में दम नहीं, आरक्षण छू दे मेरे जीते जी। जिस तरह से ये राम मंदिर बना है और नीतीश कुमार इस राम के मुद्दे पर खेलना चाहते हैं, जिस तरह से राजनीतिक वध हो गया यूपी में, उसी तरह से राजनीतिक वध बिहार में भी करने की तैयारी चल रही है। एक तरफ राम से घिरे हुए तेजस्वी, दूसरी तरफ रावण से घिरे हुए हैं। बिहार की राजनीति में संभावनाएं असीमित है। जब एक समय था कांग्रेस का बिहार में जबरदस्त पकड़ था, हर घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उसे आपको याद होगा कितनी चालाकी से लालू यादव ने खत्म किया। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव का वो शो देख रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, जहां खबरों की चीरफाड़ कर कर आपके सामने परोसने का काम भारत लाइव करता है, जिसका नाम पंचनामा है। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ उत्तर बिहार की जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, भयावह स्थिति बाढ़ को लेकर बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव सही समय पे हो, जो तय समय है उसी समय पे होगा। उसके बाद जो है राजनीतिक पार्टियों का जो हलचल जो है तेजी हो गया है। हमने आपको कल भी दिखाया, तेजस्वी यादव ने प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, ट्रेनिंग दिया उन्होंने। अब देखिए, बिहार की चुनावी मैदान में जेडीयू, बीजेपी, आरएलएसपी और यूँ कहें तो कांग्रेस सब अहम भूमिका में है, बड़ी पार्टी है, चुनावी मैदान में उतरी। इन सभी के बावजूद जो है आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इससे पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद कहीं तो चुनाव लड़े नहीं थे। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, यूँ कहे तो चीरफाड़ करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं नमन मिश्रा, जो कि हमारे संपादक है। इनसे जानेंगे बड़ी बारीकी से, अपने बातों को आपके सामने रखते हैं। सर, इस एंट्री को आप कैसे देखते हैं? ये एंट्री तो इस बार कई लोगों की हो रही है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि एमएम की एंट्री हो गई थी बिहार में, ये किशनगंज के माध्यम से हुआ। लेकिन खैर, हम ये क्यों कहें किशनगंज या किसी बिहार की राजनीति में संभावनाएं असीमित है। जब एक समय था कांग्रेस का बिहार में जबरदस्त पकड़ था, हर घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उसे आपको याद होगा कितनी चालाकी से लालू यादव ने खत्म किया। जेपी आंदोलन और जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस बिहार में समाप्त हो गई। आज परिस्थितियां देखिए कि लालू यादव कांग्रेस एक साथ है। फिर लालू यादव का दौर चला। लालू यादव के 15 साल के शासन में ऐसा लगा ही नहीं कि कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। भाजपा अपना वजूद तलाशती रही, जनता दल कहीं थी ही नहीं। और एक क्या होता है, नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार उस साम्राज्य को खत्म करके अपनी नई साम्राज्य स्थापित करते हैं। और देखिए, 15 साल से नीतीश कुमार को हिलाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन क्या मैं ये कह दूं कि नीतीश कुमार नहीं हिलेंगे तो आप मान लीजिएगा? नहीं। अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि साम्राज्य बहुत पुराने रहे हैं लेकिन खत्म होते गए। रोम, मिस्र, यूनान, सिंध, सारी सभ्यताएं खत्म हुई और वो बदल गई। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसी के शिकार होंगे। उनके खिलाफ इनकम्बेंसी तगड़ी है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि जो उनके आइडियल रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, असीमित संभावनाएं, नए चेहरा, कोई दाग वाग छवि वबी नहीं खराब, लेकिन इनके लिए रास्ता उतना आसान भी नहीं है। आपको एक बात बताऊं, दो तरफ से घिरे हैं, जो हेडलाइन बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। एक तरफ राम है तो एक तरफ रावण है। बिल्कुल। राम यानी भाजपा का वो एजेंडा जिसके तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिसके चलते ये अब बिहार के बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े सोशल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात कहने लगे हैं कि महागठबंधन टिकेगा ही नहीं, महागठबंधन तो उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि राम के नाम पर भाजपा जब केंद्र में आ सकती है तो बिहार में क्यों नहीं आ सकती? बिहार के तो हर घर घर में, हर वर्ग में राम
बसे हुए हैं, दिल दिल में बसे हुए। बिल्कुल। तो इस हिसाब से राम सबसे बड़ा मुद्दा हो जाते हैं, और जब राम के नाम पर भाजपा ने इतना बड़ा काम कर दिया तो राम पार नहीं लगाएंगे क्या भाजपा को? बड़ा सवाल है। देखिए, लेकिन तेजस्वी यादव को राम से तो निपटना है ही, निपटना पड़ेगा। अब देखिए कि जहां नीतीश कुमार काफी चुप थे, उनकी अपनी मजबूरियां थी राम मंदिर बनने के बाद, लेकिन वहीं देखिएगा तो विपक्ष भी हालत उसकी खस्ता थी। साझा विपक्ष बयान तक नहीं दे पाया, कांग्रेस ने तो बधाई तक दी है। वो कांग्रेस जिसका पूरा पॉलिटिकल जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही घूमता रहा, लेकिन यहाँ कभी पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने राम मंदिर के बनने में योगदान नहीं दिया। राजीव गांधी अगर गेट नहीं खुलवाते तो कोई जानता ही नहीं कि राम मंदिर में क्या है। लेकिन हाँ, परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस को कैरेक्टर असैसिनेशन का हमला करना हुआ कांग्रेस के ऊपर, और वो झेलना पड़ा। उसे तुष्टीकरण के साथ जोड़ दिया गया कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों से ही। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन जो बिहार जो नौ राजनीति है ये इस देश की, इसमें किसी के भी कैरेक्टर को तुरंत खत्म किया जा सकता है और बनाया जा सकता है सोशल मीडिया के भरोसे से। खैर, ये अपनी जगह पर है। तेजस्वी यादव की बात हम कर रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में शायद सबसे संभावित सीएम उम्मीदवार हैं। ये जब लालू का दौर चल रहा था और नीतीश कुमार और रामविलास की जो स्थिति थी कि दोनों एकदम संभावित सीएम कैंडिडेट थे, उसी तरह से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं। और यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव काफी पॉपुलर भी हैं, लेकिन समस्याएं राम सामने खड़ी कर दे रहे हैं। जिस तरह से ये राम मंदिर बना है और नीतीश कुमार इस राम के मुद्दे पर खेलना चाहते हैं। मैंने भी एक पंचनामा किया था जिसमें मैंने बताया था कि राम से कितना फायदा नीतीश कुमार को हो सकता है, बशर्ते कि भाजपा ये फायदा नीतीश को उठाने दे। अब देखिए, नीतीश कुमार और बिहार की बहुसंख्यक जनता जो कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पोलराइज हो जाएगी। अब कहिए कि राम के मुद्दे पर बिहार में नहीं हो सकता है राजनीति, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलवामा के मुद्दे पर जिस तरह से बिहार में पूरी 40 सीटों में से 39 सीटें दी गई एनडीए को, ये साबित करता है कि लोगों को कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति, धर्म, इन सब से मतलब है बहुत ज्यादा। और देखिए, अगर मतलब नहीं होता तो भाजपा सत्ता में ही नहीं आती। भाजपा कोई विकास और इन सब मुद्दों पर आई नहीं थी। भाजपा ने सीधे तौर पर राम राज्य स्थापित करने की बात की थी, और राम राज्य का जो विकास वाला एस्पेक्ट था वो कम और धर्म वाला एस्पेक्ट था वो ज्यादा भाजपा के एजेंडे में था, और पोलराइजेशन का फायदा हुआ। देखिए, पोलराइजेशन का फायदा केवल भाजपा को ही नहीं होता है। जब पोलराइजेशन का फायदा बिहार में लालू यादव उठाते हैं एमओआई समीकरण के तहत, तो लोग उस पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, लोग कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है। लेकिन यही बातें जब कोई भाजपा करती है तो लोग इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन बात यहां है कि तेजस्वी यादव के एमओआई समीकरण पर राम कितने भारी पड़ेंगे, सब पूरी लड़ाई इसी की है। लेकिन आपको बता दें कि यहां इस मुद्दे पर बिहार में यादव की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर यादव राम के साथ खड़े नहीं होते हैं, यानी भाजपा के साथ खड़े नहीं होते हैं, अब इसे कोई दूसरे संदर्भ में न ले, मैं राम मतलब स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं भाजपा का एजेंडा। और अगर इस पोलराइजेशन में चक्कर में नहीं पड़ते हैं पिछले चुनाव की तरह यादव, जैसे कि भारत पाकिस्तान में पड़ गए थे, तो तेजस्वी यादव को राम के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तेजस्वी की समस्याएं बढ़ाने के लिए दूसरी तरफ रावण आ गए हैं। रावण मतलब एएसपी, एएसपी मतलब भीम आर्मी, भीम आर्मी मतलब पूरे यूपी में अपना दबदबा बनाने वाले आजाद रावण, जो कि कहीं ना कहीं अब नई जो भीम राजनीति है वो राजनीति जिसमें दलितों, पिछड़ों को काफी अग्रेसिवली सामने खड़ा किया जा रहा है, और उसमें डिवीजन ऑफ कास्ट हो गया है। जहां एक तरफ आप देखिए कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख के 4 डिवीजन किए जाते थे, अब 5वां डिवीजन आ गया है इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित। यानी इस भीम आर्मी और भीम आंदोलन ने क्या किया है कि पूरी उत्तर प्रदेश में दलितों के दिमाग में ये बात बैठा दी है। और अब तो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने भी इस बात को अलग से अंकित करना शुरू किया है कि हिंदू और दलित अलग अलग लिखे जा रहे हैं। यानी दलितों को इन लोगों ने मूल निवासी कहते कहते इसे एक तरफ ला कर दिया है, और अब ये वोट बैंक बड़ा बन गया है, और ये अपने आप को नॉन हिंदू वोट बैंक मांगता है। अब इससे क्या हो सकता है? इससे कुछ भी हो सकता है। बिहार के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव ने कभी भी किसी दलित को हिंदू मानने से इनकार नहीं किया था। अपने भाई मानते हुए, अपने सनातन के अंग मानते हुए, डोम और चमार और जितने भी, माफ कीजिए मैं शब्दों पे मत जाइएगा कि मैं ये जातिगत विश्लेषण है, मैं इसी तरह से करूंगा। और कृपया मुझे इसके लिए गिल्टी ना फील कराएं। जो समाज है, डोम, चमार या आप पासवान या दुसाध, जो भी जाति आप कहेंगे, इनको एक तरफ लालू यादव ने कभी नहीं किया था।
उन्होंने इसको पूरा समूह को एक माना था। और लालू यादव डोम के बच्चों को जाकर खुद से साबुन से नहलाना, उनके जाकर नाक पोंछ देना, नेटा पोंछ देना, ये काम लालू यादव ने जो किया, इससे उस समाज ने अपने आप को हिंदू भी माना और ये भी माना कि ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इनकी कोई जात नहीं होती है, ये सामंतवादी लोग हैं और इनसे लड़ना है। लालू यादव की पार्टी में जिस दौर में वो सामंतवाद सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी उनके साथ जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद, ये लोग थे जो नहीं, भूरावल साहब को तो कहा ही नहीं कभी उन्होंने। ये तो एक उपज हो गई उनके विचारधारा की। लेकिन हर जगह होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑलवेज हैपेंस। आप कोई भी पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो नेगेटिव उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वही था लालू यादव को, इसका दंश भी झेलना पड़ा है। दूध का कार्टून उठाकर फेंक दिया था आशुतोष कुमार ने, जो जजपा बनाई है भूमिहारों की पार्टी, उन्होंने दूध का डब्बा फेंक दिया था लालू के ऊपर। लालू को पॉजिटिव का भी फायदा मिलेगा, नेगेटिव का भी फायदा मिलेगा। बाकी फिलहाल मैं वो समझाना चाह रहा हूं कि बिहार में कभी भी यूपी में जो भीम आर्मी कर रही है उस तरह की राजनीति नहीं हुई है। दलितों के बड़े चेहरे के तौर पर लालू यादव भले SC ST से नहीं आते हैं, वो OBC से आते हैं, लेकिन उन्होंने ये राजनीति कभी भी इस तरह से नहीं होने दी कि ये अलग है, ये अलग है। उन्होंने सारे पिछड़े शोषितों को, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी कास्ट से आते हो, उनको एक जगह बांधा और उनका चेहरा बना कि गरीबों की, पिछड़ों की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कभी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है कि ये दलित की राजनीति करके मायावती और मुलायम की राजनीति को यूपी में खत्म कर दिया है भीम आर्मी ने। अब देख लिए कि आप भले, अब बात सीधी हो जा रही है कि उससे फायदा क्या हो रहा है, इससे घाटा क्या हो रहा है, वहीं पहुंच रहा हूं मैं। भाजपा यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार क्यों स्थापित हुई? कहीं ना कहीं मायावती का जो ठप्पा लगा होता है उनके ऊपर कि वो दलितों के सबसे बड़ी तहसीन है, उसको एक्सपोज किया भीम आर्मी ने। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह बड़े समर्थक हैं SC ST के और OBC के, इस ठग में को भी तोड़ दिया गया। अखिलेश सिंह सत्ता में थे जब चुनाव लड़ने गए और सत्ता विहीन हो गए। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? देखिए, भीम आर्मी खुद कितनी सीटें जीतकर लाएगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रावण अपने जीतेगा या हारेगा इससे इंपॉर्टेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये रावण कितनों को ले डूबेगा ये इंपॉर्टेंट है। वो रावण जो था वो भी बहुत विद्वान था, उसकी भी ताकतें बहुत थी, उसके जीत हार से बहुत फर्क पड़ने वाला था जी। लेकिन उस रावण ने एक बड़ा काम किया, हार कर भी वो अमर हो गया। वो इसलिए हो गया कि वो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की गलतियों का एकमात्र घोतक हो गया रावण। वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोई भी नेगेटिविटी इज रावण आप कह सकते हैं। और इसलिए वो कालजयी भी हो गया। और इसलिए आने वाले किसी व्यक्ति को अगर आप रावण कर देते हैं, कह देते हैं कि किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को आप साइडलाइन करके रावण कह दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका पनिशमेंट डिसाइड हो जाता है कि इसका वध होना चाहिए। सर जैसे और राजनीतिक वध की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह से राजनीतिक वध हो गया यूपी में, उसी तरह से राजनीतिक वध बिहार में भी करने की तैयारी चल रही है। अब थोड़ा मैं दूसरी तरफ आऊंगा। एक तरफ राम से घिरे हुए तेजस्वी, दूसरी तरफ रावण से घिरे हुए हैं। अब इस दोनों के बीच में क्यों मैं कह रहा हूं कि अब रावण की बात आपने जो की, 243 सीट पर रावण लाने जा रहे हैं बिहार में, ये घोषणा हो चुकी है। बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल ही नगण्य हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में, मैंने कल ही पंचनामे में बताया था कि बूथ लेवल एजेंट्स इनके पास नहीं है। सबसे फिसड्डी जदयू है जो कि सत्ता में है। अब बता दीजिए ना कि सबसे ज्यादा किसके BLA एजेंट्स हैं? RJD के, जो कि सत्ता में है भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बहुत कठिन है, खासतौर पर तेजस्वी यादव के लिए। जहां एक तरफ राम उनका रास्ता रोकेंगे, वहीं दूसरी तरफ रावण बहुत तेजी से उनका रास्ता रोकेगा। कैसे रोकेगा? बिहार के 243 सीटों पर सबसे सीट जो चुनाव कोई पार्टी लड़ेगी तो वो होगी RJD जदयू से ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़ेगी, RJD कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, RJD भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसीलिए महागठबंधन का समीकरण नहीं बन पा रहा है। सभी पार्टियों को सीटें चाहिए और RJD अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर 120 से 150 सीटों तक अगर RJD चुनाव लड़ती है तो RJD को हर जगह पर भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा। ये पार्टी अकेली पार्टी होगी जिसे हर जगह भीम आर्मी मिलेगी। उससे क्या होगा? अगर भीम आर्मी दलितों के वोट बैंक में अगर सेंधमारी कर देती है तो वो अपर कास्ट हो या वैसे लोग जो कि ट्रेडिशनल वोटर्स हैं ये एनडीए के, नीतीश कुमार के, वो तो वोट करेंगे ही करेंगे नीतीश को। उसमें आपकी सेंधमारी बहुत नहीं होने वाली। मैं मानता हूं AD सिंह हो, सुनील सिंह हो या जगदानंद सिंह हो, इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसका कैडर बेस्ड असर पड़ेगा। आपका वो कैडर जो आपको वोट नहीं करता था, घर से नहीं निकलता था, आपका समर्थक था, वो अग्रेसिवली निकल के वोट कर सकता है। लेकिन आप
ब्राह्मणों, भूमिहारों और इन जातियों, सवर्ण जातियों में कितना सेंधमारी कर पाएंगे लालू यादव के नाम पर और तेजस्वी के नाम पर, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये सारी जातियां समझ रही हैं। जब अगर ऐसी ही बात होती तो रामविलास पासवान आज बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। उनको सपोर्ट सबसे ज्यादा उनके कास्ट का मिलता है, लेकिन उस सपोर्ट के साथ साथ वो कास्ट जानता है कि ये हमारे वोट बैंक को लेकर किसी न किसी गठबंधन को दे देंगे और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब अभी तक गठबंधन का कोई भी जिक्र ना करके रावण ने एक बहुत तगड़ी मैंने चाल चल दी है। इससे लोगों को लग रहा है कि मेरा वोट बर्बाद तो नहीं होगा, मैं वोट इसे दूंगा और इसके साथ सरकार नहीं बना लेगा ये। और इससे क्या होगा कि अगर % ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स को ये रोक लेते हैं और अगर ये इस वोट बैंक में सेंधमारी कर लेते हैं दलितों के, तो तेजस्वी यादव को कई जगहों पर नुकसान हो सकता है। तेजस्वी ही नहीं, उनके महागठबंधन के बाकी लोगों को भी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सोचिए इतना कॉन्फिडेंटली ये क्यों कह रहे हैं नमन जी। 2015 के चुनाव की तरफ चलिए बिरजू। 2015 के चुनाव में 3 बड़े फैक्टर्स इनके खिलाफ काम करने आए थे। एक बड़ा फैक्टर था पप्पू यादव, जो कि आरजेडी के साथ थे या उनके खिलाफ थे, पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में पता चला और आरजेडी ने होने लग किया, भाजपा के वो साथ थे, ये आरोप ऊपर लगा। हमने देखा कि अखिलेश सिंह और सपा भी बिहार में जिस तरह से घूम रहे थे, कई बार तो हमने प्रूफ नहीं कर सकता मैं इस चीज को, मगर मैंने देखा है कि भाजपा के हेलीकॉप्टर में भी नजर आए ये लोग। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आए थे बिहार में और खूब भाजपा के खिलाफ आग उगल रहे थे, लेकिन इनके आने से जो वोट कटा सीमांचल में, उसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को होते दिखा। लेकिन फिर भी भाजपा 22 ही सीट जीत कर आ पाई, लेकिन भाजपा का वोट % तगड़ा था। ये साबित करता है कि भाजपा अकेले में भी बहुत ताकतवर है। बस महागठबंधन ने उस पूरे वोट बैंक को आपको याद होगा, अब कहिए कि ये जो पिछड़ा वर्ग है एक दिन में वोट किसी को नहीं देता है, इसका भी रीजन मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, पहले तो मैंने साबित कर दिया, अब दर्शकों को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि जब ये 4 दल आकर भाजपा के बी टीम की तरफ पे काम कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है ऐसा कि भाजपा की तरफ से सेट किया गया हो। खैर मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये हो सकता है, भाजपा की एक स्ट्रेटेजी है। हाँ, हुआ था, तो ये फिर हो सकता है। लेकिन इसकी कितनी इम्पैक्ट पड़ेगी ये आप कह सकते हैं कि कितने में दलित कैसे वोट कर देंगे सभी दलित उठकर। तो आपको याद होना चाहिए कि 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जब अंतिम समय में उन्होंने चुनाव पलट दिया था, मोहन भागवत का एक बयान और लालू यादव का एक ट्वीट, मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण को रिकंसिडर हम करेंगे, फिर से सोचेंगे आरक्षण के बारे में। लेकिन जैसे ही ये बयान आया वैसे ही लालू यादव ने ट्वीट करके कह दिया था, किसी के बाप में दम नहीं को आरक्षण छू दे मेरे जीते जी। और दलित इनके साथ हो गए। दलितों को लगा कि उनके रिजर्वेशन में हकमारी हो जाएगी अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो, और ये लालू ही रोक सकता है। क्या लालू अगर ये बात कह सकते हैं तो लालू के सारे पापों को भूल जाती है जनता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाप उनके प्रूफ है और वो जेल में है, और इसके इन सारे गलतियों के चलते ही वो सत्ता से बाहर थे। लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ आए, उन्होंने ये बात कह दी, लोगों ने नीतीश से ज्यादा उन्हें सीटें दे दी। 82 सीट है बिल्कुल। और ये साबित करता है कि रात भर में भी चुनाव पलट सकते हैं दलित। बिहार के दलितों में वो ताकत है कि जब वो कांग्रेस की सरकार हिला सकते हैं जेपी के कहने पर, तो वो नीतीश कुमार की सरकार भी हिला सकते हैं और तेजस्वी को पहुंचने से पहले ही, उस कुर्सी तक से पहुंचने से पहले भी रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हाइपोथेटिकली हैं, एक दूसरे से बहुत एक होगा तब दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, ऐसे कास्केडिंगली कनेक्टेड है। मगर तो एक बात तो तय है, ये आप भी मानिएगा, दर्शक भी हमारे मानेंगे, कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में राम और रावण के बीच ऐसे फंस गए हैं जैसे अभिमन्यु फंस गया था। अभिमन्यु बहुत ताकतवर था, बहुत टैलेंटेड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था पूरे रामायण में। सबको भूल जाते हैं, लेकिन सबको याद आता है कर्ण और अभिमन्यु। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभिमन्यु जीत नहीं पाया था। अभिमन्यु घेर कर अभिमन्यु की मैंने उस तरह से चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी हत्या की गई। तो ऐसे भी राम और रावण के बीच में तेजस्वी फंस गए हैं, देखते क्या होता है। हाँ बिल्कुल। अगर जैसे कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं यादवों को साधने में लगी हुई। भूपेंद्र यादव की बात की जाए, सारी पार्टियां सभी समीकरणों पर विचार कर रही हैं। 16% मतलब कि यहाँ पे दलित भी हैं और दलित एक रावण के रूप में यहाँ भी आएगा 243। वही कह रहा हूँ आपको ना कि सारी पार्टियां सभी लोगों को A to Z पे लगी हुई हैं। लेकिन एक भीम आर्मी आ रही है जो कि
अपने ही बारे में, अपने ही समाज के बारे में चर्चा करेगी। इसके अलावा एक असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि केवल मुसलमानों की बात करते हैं। इससे साबित होता है कि ये अगर वोट काटते हैं तो आपको बहुत उससे फर्क पड़ेगा, और इनके वोट काटने से चुनाव का परिणाम भी बदल सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सुना हमारे संपादक महोदय से कहा कि रावण चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सामना अगर किसी को करना पड़ेगा दलित वोट बैंक को लेकर तो वो है तेजस्वी यादव। और अगर चुनाव में 243 पर उतरते हैं रावण तो वोट कहीं ना कहीं सेंधमारी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।